नंबर 5, और हम अब इसमें इसमें दो ही चीज़ें मेन है जो डिस्कस करेंगे। एक है हमारी सीक्वेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सीक्वेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरी चीज़ है क्लोजिंग ऑफ द एंट्रीज। ठीक है, ये क्लोजिंग एंट्रीज। अब एक सीक्वेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब ये है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सीक्वेंस होगा, हम उसी को फॉलो करेंगे। ऐसे ही नहीं बना सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने अभी तक क्या क्या कुछ डिस्कस किया हुआ है, हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि सबसे पहले हम बनाते हैं। अच्छा चलो मैं लिख लिख के बताता हूँ ताकि इजी हो जाए। सबसे पहले हम बनाते हैं जनाब आपका जनरल जनरल। ठीक है, जनरल जनरल। उसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, बल्कि लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हैं। ठीक है, जनरल जनरल हम बनाते हैं। ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई तो हम ऑब्वियसली करते हैं, लिखी होती हैं ट्रांजैक्शंस हमारे पास, तो हम उसके बाद उसका जनरल एंट्रीज उसकी करते हैं जनरल जनरल के अंदर। फिर हम लेजर्स में पोस्ट करते हैं। फिर हम बनाते हैं जी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, फिर हम एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं उसकी। एडजस्टिंग एंट्रीज पोस्ट करने के बाद हमारा बन जाता है जी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब उस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद, ठीक है, ये जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, इससे हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और जैसा मैंने पहले बताया, इसका एक सीक्वेंस होता है। वो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस अभी हम देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहली चीज़ हम बनाते हैं इसमें इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पे अगर मैं इसका कलर चेंज कर लूँ, चलो ये इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले हम बनाते हैं। और इनकम स्टेटमेंट जो है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो ऑब्वियसली इनकम खुद होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ है एक्सपेंस। ठीक है, किसी को अकाउंटिंग का नहीं भी पता तो उसको पता है कि जी आमदनी आपकी है, उसमें से अखराजात अगर निकाल दें तो आपका मुनाफा यानी कि प्रॉफिट बच जाता है, नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को हम नेट इनकम भी बोलते हैं। ठीक हो गया, फॉर इंस्टेंस इनकम आपकी थी 1000, एक्सपेंस आपके हैं जी 400, तो आपकी नेट इनकम कितनी बन जाएगी, 600 की नेट इनकम है आपकी। अब इसके बाद दूसरी चीज़ हमने क्या बनानी होती है, दूसरी चीज़ हमने बनानी होती है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स हमने बनानी होती है। इसमें एक आपका ओपनिंग बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस कौन सा होता है, उसके लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट था हमारा, कि स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स वो अर्निंग्स होती हैं, ये जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये आपकी अर्निंग्स, वो अर्निंग्स, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स वो, बल्कि सॉरी, रिटेन्ड अर्निंग्स आपकी वो अर्निंग्स होती हैं जो हर साल आप कमा के अपने पास रिटेन रखते हैं। होती किसकी है ये, ओनर की होती है। ठीक है, ओनर जब कमाता है अपने पास पैसा रखता है, थोड़ा सा इन्वेस्ट करता है, जो भी उसका एक तरीका कार है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स में होता ही है कि चलो यहाँ पे एग्जांपल से करते हैं, 2020 में बिजनेस बनाया अगर, तो 2020 के एंड पे उसने प्रॉफिट कमाया होगा। ठीक है, 2021 के एंड पे भी प्रॉफिट कमाया होगा, 2022 में भी कमाया होगा, 23 में भी कमाया होगा। ठीक है, तो ये सारे प्रॉफिट्स वो अपने पास जमा करता जा रहा है, रिटेन करता जा रहा है। तो 2024 में भी बनाया, अब चल रहा है जी 25। इसका मतलब ये है कि जो हर साल जो प्रॉफिट ये कमाई जा रहा है बिजनेस, ये देखे सारे पिछले सालों के, ये सब अपने पास जमा किए हुए होंगे उसने। तो वो जो जमा किया हुआ प्रॉफिट है आपका, वो रिटेन्ड अर्निंग्स, वो आपका ओपनिंग बैलेंस है। इसमें आप इस साल का मजीद ऐड कर देंगे। इस साल का जो आपने प्रॉफिट कमाया है नेट इनकम का, वो आप मजीद ऐड कर देंगे। और अगर आपने लॉस बेयर किया है तो फिर आप क्या करेंगे, उसमें से लेस करेंगे, लेस नेट लॉस। अगर तो लॉस हुआ है आपको तो वो उसमें से माइनस कर देंगे, अगर तो प्रॉफिट हुआ है तो वो ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी करने हैं हमने कुछ, अगर क्लैरिटी नहीं आती तो हम वहाँ पे सीख लेंगे, चीज़ें समझ आ जाएंगी हमें। तो और डिविडेंड कौन पे करता है, वो भी ओनर ही पे करता है, तो वो ओनर के वॉलेट से आएगी जाहिर है। और हमने डिस्कस किया हुआ है कि ये रिटेन्ड अर्निंग ओनर का वॉलेट होता है, तो हम डिविडेंड्स भी इसी वॉलेट में से पे करते हैं, क्योंकि ये ओनर का वॉलेट होता है। तो डिविडेंड्स हम लेस कर देते हैं इसमें से।
एंड पे जो हमारा आंसर आता है वो क्लोजिंग बैलेंस होता है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस होता है। और ये क्लोजिंग बैलेंस जो है आपका, ये वाला क्लोजिंग बैलेंस, ये कहाँ पे यूज होता है? ये ये यूज होता है आपका, क्लोजिंग बैलेंस आपका यूज होता है बैलेंस शीट के अंदर। यूज्ड इन बैलेंस शीट, ये यहाँ पे यूज होता है। हाँ, ये रिटेन्ड अर्निंग आपको पता है ना कि ये ओनर्स इक्विटी वाले पोर्शन में आता होता है बैलेंस शीट के। क्वेश्चन हम करेंगे वहाँ पे भी आ जाएगा। क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, उसमें आप देखिएगा। फिलहाल आपको आई होप कि समझ आ गई भी है। अच्छा, ये था सीक्वेंस। और सीक्वेंस ऐसा क्यों होना चाहिए? सबसे पहले आपने इनकम स्टेटमेंट क्यों बनानी होती है? इसलिए बनानी होती है क्योंकि इनकम स्टेटमेंट जब आप बनाएंगे तो उससे आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट। जो 600 यहाँ पे आया, ये नेट प्रॉफिट आपको, या नेट इनकम या नेट प्रॉफिट, एक ही चीज़ के दो नाम है। जब तक इनकम इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, नेट इनकम नहीं आ सकती है आपके पास। और नेट इनकम जब आएगी तभी ही आप स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स बना सकते हैं, वरना नहीं बना सकते। तो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स आप आपकी उसके अंदर नेट प्रॉफिट आता है जो ऐड होता है। फिर जब आप स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स बना लेते हैं तो एंड पे आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग आता होता है। ठीक है। और ये रिटेन्ड अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस जब तक नहीं आएगा तब तक आप अपनी बैलेंस शीट नहीं बना सकते। तो इसीलिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना काम। तो यहाँ पे आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। ये जो आपका स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स है, ये वाला, इसके बारे में याद रखिएगा एक चीज़ कि ये बिल्कुल बेसिक सी स्टेटमेंट है। स्मॉल बिजनेसेस वगैरह में काफ़ी ये इससे काम चल जाता होता है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस आपका ग्रो करता है और कॉम्प्लेक्सिटी उसमें बढ़ती है, तो ये इससे काम नहीं चलता फिर सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग से। क्योंकि उसके अंदर आपको पता है आपके जो हैं वो ओनरशिप स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ कैपिटल की जब हमने टाइप्स पढ़ी थी तो हमने बड़ा कुछ पढ़ा था उसमें। फर्स्ट ओनर्स थे, सेकंड ओनर्स थे। फर्स्ट ओनर के अंदर वो आपके आपके थे जी इक्विटी शेयर होल्डर थे, और उसमें सेकंड ओनर में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे। तो इन सब के डिविडेंड्स भी होंगे, अलग अलग होंगे डिविडेंड्स। ठीक है। और उसके अलावा ये कि बहुत से लोग अपनी जो हैं वो इस बिजनेस में इन आउट भी होते होंगे। ठीक है। बहुत से लोग फॉर एग्जांपल के, ये एक पूरा साल है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो जनवरी में 1000 शेयर इशू हुए थे, और यहाँ पे मई आया तो यहाँ पे मजीद कोई 1200 जो है वो, अब 200 और शेयर इशू हो गए, तो ये 1200 हो गए टोटल। ठीक है। इसका मतलब है कि अब बहुत से लोग इन भी हो रहे होते हैं, बीच में आउट भी हो रहे होते हैं। आसान जुबान में याद रखने की अगर कोशिश की जाए तो वो ऐसे है कि ये जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है चेंज बहुत हो रहा होता है, और जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स में भी यही हो रहा होता है। तो उसकी वजह से डिविडेंड्स भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। दैट मीन्स कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है, तो ये स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग से काम नहीं चलता। फिर आपको एक और स्टेटमेंट पे जाना पड़ता है जो कि थोड़ी सी एडवांस है, उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसको जस्ट आप अपने तौर पे रीड कीजिएगा। इसीलिए क्योंकि अगर मैं इस पे बात करूंगा तो हमारा मेन टॉपिक से हम हट जाएंगे। अब कहने का मकसद ये है सारा कुछ कि जब आपको कहीं ये भी नज़र आए रिटेन्ड अर्निंग्स की स्टेटमेंट के अलावा, तो आप समझ जाएं कि एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर है, वहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग से काम नहीं चल रहा, वहाँ पे इसकी ज़रूरत है। ठीक है। लेकिन हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको इसकी। ठीक है। हम आराम से जो है वो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग से ही काम करेंगे, और अपने इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। आपके लिए इतना याद रखना ज़रूरी है कि सबसे पहले आपने बनानी है इनकम स्टेटमेंट विद स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, फिर आपने बनानी है बैलेंस शीट। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स प्रोसीड। ये हमारा सीक्वेंस था। अब सीक्वेंस के बाद दूसरी चीज़ जो हमने पढ़नी है बड़ी इसी चैप्टर में, वो है क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है। क्लोजिंग एंट्रीज बहुत आसान टॉपिक है, प्लीज बेयर विद मी। आई रिक्वायर योर फोकस फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स एंड आई विल गारंटी यू दैट इट विल गोना मेक द डिफरेंस। क्लोजिंग एंट्री में क्या होता है कि, चलें, हमने अभी तक क्या कौन कौन से अकाउंट्स देखे? इनकम स्टेटमेंट में हमने रेवेन्यू और एक्सपेंस देखा, राइट। रेवेन्यूज थे आपके, और आपका एक्सपेंस था। ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के अंदर एक और चीज भी थी, वो क्या था? डिविडेंड्स।
ठीक है। इफ़ वी रिमाइंड द मैचिंग प्रिंसिपल, रिकॉल करें उसको, वो क्या बताता है आपको कि रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस जिस पीरियड में हमने इसको, जिस पीरियड में ये इंकर हुए हैं, अर्नड हुए हैं, उसी पीरियड में इसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। और ये बहुत सेंसिटिव होता है। अकाउंटिंग के फॉर फादर्स ने इसको, इसकी अहमियत को बताया हुआ है हमें मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स के अंदर। तो हमें इसको फॉलो करते हुए इसी पीरियड में ही रिकॉर्ड करना होता है, ना आगे लेके जाना होता है ना पीछे लेके जाना होता है इसको। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2025 का एक्सपेंस है तो ना वो 2024 में रिकॉर्ड हो सकता है, ना वो 2026 में रिकॉर्ड हो सकता है। ठीक है। वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? 2025 में रिकॉर्ड होगा। डिविडेंड्स को भी हमने उसी साल ही रिकॉर्ड करना होता है। क्यों? क्योंकि डिविडेंड्स जो हैं वो हर साल के फर्क होते हैं, और अगर आप उसको उस वक्त नहीं करोगे तो इसका मतलब ये है कि अगले साल के भी आ जाएंगे और आपने पिछले वालों को सॉर्ट आउट ही नहीं किया हुआ। तो दैट मीन्स ये तीनों जो हैं आपकी, जिसको हम रेड अकाउंट्स भी बोलते हैं, ये आपके मैचिंग प्रिंसिपल वाले और ये डिविडेंड्स वाला, ये आपके टेम्परेरी अकाउंट्स हैं। ठीक है। किसी को अगर ये बात अभी भी समझ नहीं आई तो उसके लिए सिंपल सी बात यह है कि इन तीनों अकाउंट्स को हमने एंड ऑफ द ईयर पे, एंड ऑफ द ईयर पे हमने इनको ज़ीरो करना होता है और इनको ट्रांसफर करना होता है एक और अकाउंट की तरफ। ठीक है। इनको हमने ट्रांसफर करना होता है कहाँ पे? एक और अकाउंट की तरफ, जिसको हम इनकम समरी अकाउंट बोलते हैं। ठीक है। इसकी एक एनालॉजी मैं आपको बताऊं, वो ये है कि ए- आपकी इनकम, ये तीन चीजें हैं ना, रेवेन्यूज इनकम को भी बोलते हैं। रेवेन्यूज, एक्सपेंस और डिविडेंड, ये तीन चीजें आपकी। फॉर एग्जांपल तीन कमरे हैं ये आपके। ठीक है। तीन कमरों में सामान पड़ा है ढेर सारा। अब आपने सामान को उठा, जीरो कर देना। सामान को जीरो करने का मतलब है कि उठा लेना सामान सारा, और वो सामान सारा उठा के कहीं पे तो रखेंगे ना। कैसे जीरो हो सकता है वरना? वो सामान सारा उठा के कहीं पे तो आपको डंप करना पड़ेगा। कहाँ डंप करना पड़ेगा? इनकम समरी में। ठीक है। सारी चीजें उठा के मैं यहाँ पे रखनी पड़ेंगी। चलो, अब ये तो हो गए टेम्परेरी अकाउंट्स। अब परमानेंट अकाउंट्स कौन से होते हैं? परमानेंट अकाउंट्स वो होते हैं जो आपके अकाउंटिंग क्वेश्चन के अंदर होते हैं या बैलेंस शीट के अंदर होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? एसेट, लाइबिलिटी और इक्विटी। तो उसको हम एसेट ए, लाइबिलिटी एल और ई से इक्विटी। तो ए एल ई जो है वो आपका, वो आपके परमानेंट अकाउंट्स हैं। और जो आपका है जी रेड, रेड जो आपके अकाउंट्स हैं, रेवेन्यू, एक्सपेंस और डिविडेंड्स, वो आपके परमानेंट अकाउंट्स हैं। हमने परमानेंट अकाउंट्स को क्लोज करना होता है। ठीक है। नॉट क्लोज, और हमने इनको जो है, ये टेम्परेरी अकाउंट्स जो हैं आपके ये वाले, इनको हमने क्लोज करना होता है। ठीक है। यानी कि जीरो करना होता है। कैसे करना होता है अभी देख लेते हैं। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इतना। ये देखिएगा यहाँ पे ये लेजर्स कुछ बने हुए हैं। ठीक है। रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कंपनसेशन, बेनिफिट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और टैक्सेस और इनकम समरी। हम इसको यहाँ पे, मैं इसको लिखता हूँ दोबारा से। ठीक है। रेवेन्यूज बहुत आसान है। मैं आपको अगर बताऊँ ना तो ये देखने में ही चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल लग रही होती हैं, वह बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं ये। कैसे ईजी हैं? अगर आप यहाँ पे लिख लो जी डीलर, जो मैंने आप लोगों को पहले एक बताया हुआ वीडियो में। ठीक है। डीलर, डीलर से पता चल जाता है कि डेबिट क्या होता है। ये तीनों चीज़ें जब बढ़ती हैं तो ये डेबिट हो रही होती हैं। ये तीनों चीज़ें जब बढ़ती हैं तो क्रेडिट हो रही होती हैं। ठीक है। अच्छा, ये रेवेन्यू किस चीज़ का पार्ट है? ये यहाँ पे आता है, देखें ये रेवेन्यू, आर से रेवेन्यू पहले से क्रेडिट साइड पे पड़ा होता है। तो ये 200 क्रेडिट। बाकी जितने भी आपकी ये हैं अकाउंट्स, जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये एक्सपेंस है, ये पहले से पड़ा हुआ है डेबिट पे। ये आपका जो है ये कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स है, ये पहले से कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये भी डेबिट पे पड़ा हुआ है। ये आपकी डेप्रिसिएशन है, ये पहले से कहाँ पे पड़ी हुई है? ये भी डेबिट पे पड़ी हुई है। और क्या क्या है इसमें? इनकम समरी भी है। इनकम समरी, तो मैं उस पे आता हूँ। अ, ये आपका इंटरेस्ट है, ये आपके टैक्सेस हैं, ये भी एक्सपेंसेस हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस है और टैक्सेस का भी एक्सपेंस ही है। ये पहले से कहाँ कहाँ पड़े हैं? ये 10 है, ये भी 10 है। अब आप इनकम समरी, एक मैंने जैसे आपको बताया एक और रूम है जहाँ पे आपने सारा सामान डंप करना है। ठीक है।
यहाँ से सारा सामान उठाना है, कंपनसेशन, बेनिफिट्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एक्सपेंस, टैक्सेस, ये सारे इस सामान को उठा के आपने कहाँ फेंक देना है? ये इनकम समरी में फेंक देना है, ठीक है। तो फेंक देते हैं इसको फिर। कैसे फेंकेंगे? बड़ा आसान है, देखिएगा, गौर से देखिएगा प्लीज। ये रेवेन्यूज पहले से कहाँ पे पड़े हुए हैं? पहले से पड़े हैं क्रेडिट साइड पे। मुझे इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट साइड पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि मुझे इनको खत्म करने के लिए रेवेन्यूज को डेबिट साइड पे करना पड़ेगा 200, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या बताता है कि कुछ तो क्रेडिट भी करना है, फिर अगर डेबिट किया है तो वो मुझे इनकम समरी को करना है। अदरवाइज मेरी बुक्स तो खराब हो जाएंगी अगर मैंने सिर्फ डेबिट किया और क्रेडिट ना किया तो इनकम समरी को मैंने कर दिया क्रेडिट, ठीक है। बस दैट्स इट। ये पहली टाइप थी आपकी, क्लोजिंग द रेवेन्यूज, ठीक है। पहली टाइप हो भी गई, कितना आसान था, सही है। दूसरी टाइप देखते हैं। दूसरी टाइप है आपकी क्लोज द एक्सपेंसेस, वो हम कर लेते हैं। अब आप यहाँ देखें, COGS पहले से क्या है? एक्सपेंस है ना, डेबिट हुआ हुआ है। खत्म करने के लिए क्या करूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। डेप्रिसिएशन को भी क्रेडिट कर दूंगा खत्म करने के लिए। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स को भी क्रेडिट कर दूंगा। इसको भी क्रेडिट, इसको भी क्रेडिट। सबको खत्म करने के लिए मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा एक्सपेंसेस को। तो चलो कर लेते हैं यहाँ पे। क्लोज दी एक्सपेंसेस, क्लोज दी एक्सपेंसेस कर लेते हैं इसको। अभी मैंने आपको बताया कि पहले डेबिट साइड पे पड़े हुए थे, ख़त्म करने के लिए मुझे क्रेडिट करने पड़ेंगे। यहाँ मैंने कर दिया। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ बेनिफिट्स था, कंपनसेशन एंड बेनिफिट सॉरी, था, ठीक है। कितनी अमाउंट है उसकी? 20 थी उसकी अमाउंट, क्रेडिट कर दी उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। और भी कुछ जो है वो थी हमारे पास। ये डेप्रिस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, वो 100 है। और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी है। डेप्रिसिएशन पहले कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन भी 20 था। ऊपर सारे लेजर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे भी साइड पे है, उससे भी पता चल जाता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस, टैक्सेस एक्सपेंस, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके, ये भी 10, ये भी 10। तो अब क्या करना है आपने? सब कुछ ही क्रेडिट कर दिया तो कुछ तो डेबिट भी करना है ना, वरना तो बुक्स खराब हो जाएंगी। तो डेबिट आपने वही इनकम समरी को करना है। ये वो वाला रूम है जहाँ सारा सामान आप उठा के फेंक रहे हो, ये वाला, ठीक है। इनकम समरी को तो आपने सारा सामान ये उठाया, ये वाला 20, 100, 220, फिर ये सारा मिला के 160 बन जाता है। तो ये 160 आपने इनकम समरी में डाल दिया। अब यहाँ पे देखो इनकम समरी, ये सारा जो आपने एक्सपेंसेस हैं इनकम समरी में, ये 160, ये बारी बारी करने होते हैं। यहाँ पे मैंने तो इकट्ठे ही कर दिया ना। तो यहाँ आपने क्या करना होता है? यहाँ आपने ऐसे नहीं करना होता, यहाँ आपने बारी बारी ही सारे लिखने हैं। कैसे भला? ऐसे करके, 100, 20, फिर 20, 10 और 10, इन सबको अगर आप ऐसे करो तो ये 160 आपका बन जाएगा टोटल, ठीक है। अब मैं इसको मिटा इसलिए रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है, ठीक है। आप लोगों ने इसको बारी बारी ही करना है, ठीक है। इसको भी मिटा देंगे, तो इसको ऐसे एक दफ़ा ही लिखता हूँ यार, 160। आप लोगों ने अलग अलग करके लिखना है इसको। तो देखें जैसे लेजर में होता है, कैरी डाउन बैलेंस कितना बनेगा? यहाँ पे 40 का बनेगा। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जब कैरी डाउन बैलेंस आता है उसको लाजमी ब्रॉड डाउन बनाते हैं ताकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। ब्रॉड डाउन बैलेंस आपका 40 है। अब इनकम समरी में यानी कि इनकम का अकाउंट है ये, तो वहाँ पे अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो पॉजिटिव बैलेंस है, राइट। हमने डीलर के लिहाज से देखना है ना। इनकम क्या होती है आपकी? रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू का पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट साइड पे होता है। 40 का क्रेडिट साइड पे बैलेंस है आपका। अच्छा, इसको अगर हमने ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड पे बैलेंस है ना, इसको अगर हमें ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे? हम डेबिट साइड पे, हम इसको डेबिट करेंगे, ठीक है। चलो पहले मैं लिख तो लूं कि हम कर क्या रहे हैं। हम ट्रांसफर करने लगे हैं, ट्रांसफर द इनकम समरी टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ट्रांसफर इनकम समरी टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। तो पहले से बैलेंस हमारा कहाँ पड़ा है? हमने ऊपर देखा
किधर पड़ा हुआ था, क्रेडिट पे पड़ा हुआ था, 40 का ब्रॉड डाउन बैलेंस, उसको हमने ख़त्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट करेंगे जी इनकम समरी को, कितने से, 40 से। तो कुछ तो क्रेडिट भी करना है, वही वाली बात आ गई, वरना अकाउंट्स ख़राब हो जाएंगे। तो हमें फिर एक लेजर और बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग सोचेंगे इतने लेजर क्यों बनाने पड़े हैं, बस बनाने पड़े हैं, क्या करें। तो एक लेजर हमें और बनाना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। उसका लेजर क्यों भला, देखें ये इनकम किसकी है, ओनर की ऑब्वियसली, तो ओनर के वॉलेट में ही जाएगी ना फिर, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे अगर खत्म कर लिया है, 40 को डेबिट किया, तो कुछ तो क्रेडिट भी करना है हमने, तो हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। अब आप गौर से देखें हुआ क्या है यहाँ पे। हुआ ये है कि पहले हमने क्लोज किए रेवेन्यूज को, फिर और उठा के उसको इनकम समरी में फेंक दिया। फिर हमने क्लोज किए एक्सपेंसेस को, उसको उठा के फिर कहाँ फेंक दिया, इनकम समरी में फेंक दिया। अब हम इनकम समरी से उठा के सामान कहाँ फेंक रहे हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स में, ठीक है। इनकम समरी में हमारी इनकम आई है पॉजिटिव, जो कि किसकी है, ओनर की है। तो ओनर के वॉलेट में ही फेंकेंगे ना उसको, तो हमने यहाँ पे उसको रिटेन्ड अर्निंग्स में फेंक दिया, ठीक है। अच्छा, ये भी काम हो गया। चौथी चीज क्या होती है आपकी, चौथी चीज होती है क्लोज द डिविडेंड्स। क्लोज द डिविडेंड्स। अब लॉजिकली सोचें, डिविडेंड्स कौन पे करता है, किसके वॉलेट से जाने चाहिए, ओनर के वॉलेट से। इसका मतलब है कि डिविडेंड्स ओनर ही पे कर रहा होता है। अच्छा, प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि डिविडेंड्स का डाटा तीन तरह से दिया होता है। एक तो आपका होता है जी प्रोपोज डिविडेंड। प्रोपोज डिविडेंड का मतलब है अभी सिर्फ बात ही चल रही है, तो अभी सिर्फ जो है वो कुछ भी फाइनलाइज नहीं है, ना कुछ डिक्लेयर हुआ है। दैट मीन्स के हम जो है वो हम जो है वो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नो रिकॉर्डिंग रिक्वायर्ड, ठीक है। और दूसरा होता है कि डिक्लेयर डिविडेंड। डिक्लेयर डिविडेंड में होता है कि आपने डिक्लेयर कर दिया कि इतना डिविडेंड तो हमने पे करना है, पे करना है। तो वहाँ तो फिर इज्जत का मसला बन जाता है, तो वहाँ आप डेबिट डिविडेंड तो रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल 5 की अमाउंट है, और इतना होता नहीं छोटा, मैं जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो अगर डिविडेंड रिकॉर्ड करना पड़ जाता है हमें, और फिर अब हमने डिक्लेयर कर दिया, तो इज्जत का मसला है, पे तो हमें करना पड़ेगा। तो डेबिट, सॉरी, क्रेडिट डिविडेंड पेबल भी हो जाता है, वो भी 5 ही है, ठीक है। तो थर्ड में है जी कि पेड आपकी जो है, जब आप डिविडेंड को डायरेक्ट पेड कर देते हैं, डायरेक्ट ही पेमेंट आपने कर दी है, तो उसको हम शॉर्टकट में ऐसे भी रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट तो डिविडेंड ही होगा 5 से, और क्रेडिट होगा जी कैश। और अब आप यहाँ देखें, दोनों केसेस में जो दूसरा और तीसरा केस है, डेबिट तो डिविडेंड ही हो रहा है ना भाई। तो इसका मतलब है कि डेबिट डिविडेंड होगा, तो किस साइड पे पहले से पड़ा होगा, डेबिट साइड पे ही पड़ा होगा। आप डीलर के लिए आज से भी याद करें ना, डीलर DEA, उसमें डी डिविडेंड ही होता है, तो वो जब डेबिट साइड पे होता है फिफ्थ में। अब आपने इनको क्लोज करना है, ठीक है। इनको आपने क्लोज करना है, तो कैसे क्लोज करेंगे इनको, अभी कर लेते हैं क्लोज द डिविडेंड्स। अभी मैंने आपको बताया कि पहले से डेबिट साइड पे पड़ा होता है, तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे लेके जाएंगे। क्लोज द डिविडेंड्स 5। और ये पे कौन कर रहा होता है, कहाँ से जाने चाहिए, कुछ तो डेबिट भी करना है ना। रिटेन्ड अर्निंग्स में से पे हो रहा होता है ये, रिटेन्ड अर्निंग्स में से पे हो रहा होता है, तो डेबिट हम करेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स को। प्लीज गौर से देखिएगा आप, ऊपर जो हमारे पास लेजर रिटेन अर्निंग्स का, यहाँ से हमने यहाँ 5 हमने डेबिट कर दिया। लॉजिकली भी देखें कितना सही है ये। रिटेन अर्निंग्स क्या होता है, ओनर्स इक्विटी का पार्ट होता है, कैपिटल का पार्ट होता है, ओनर का होता है, ठीक है। तो इसीलिए इक्विटी कैपिटल जब बढ़ता है तो क्या होता है, 40। आपके जब पहले से आपके पास रिटेन अर्निंग है, मजीद आपके पास इनकम और आ जाएगी, तो 40 की इनकम और आ गई है, तो इसका मतलब है मजे हो गए ओनर्स के, तो उनका कैपिटल बढ़ गया, तो 40 से बढ़ गया। और जब आप डिविडेंड्स पे कर रहे होते हैं इसमें से, तो रिटेन अर्निंग्स कम होगी, तो कम होगी तो ऑब्वियसली डेबिट होगी, तो यहाँ से डेबिट होगी। तो लॉजिकली भी ये बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल लॉजिक का समझाना मेरा फर्ज है, लेकिन आप लोग इस तरह जिस तरह मैंने आपको बताया है कि कोई चीज़ पहले से है, उसको ख़त्म करने के लिए हम अपोजिट साइड पे लिख देते हैं क्लोजिंग करने का तरीका। जैसे मैंने इनकम समरी का आपको बताया कि यहाँ पॉजिटिव बैलेंस था 40 का, आया एंड पे, उसको ख़त्म करने के लिए हमने डेबिट किया और क्रेडिट हमने कर दिया रिटेन अर्निंग्स को, ठीक है। उस तरह से भी करेंगे तो सब सही रहेगा। आई होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम मी।